ठीक है. द बॉक्सेस इन फिगर 1.1 कंटेन टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एग्जांपल्स ऑफ दीज टर्म्स इन द राइट हैंड साइड. ड्रॉ अ लाइन बिटवीन ईच टर्म ऑन द लेफ्ट एंड द करेक्ट एग्जांपल टू द राइट. तो बेस क्वांटिटी इन चारों में से कौन सी है? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सो यस, बेस क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, बेस क्वांटिटी 7 है. कौन कौन सी? टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, मोल, कैंडेला, और सातवीं कौन सी है? अमाउंट ऑफ, नहीं क्या था, मैं कुछ भूल गया था. टाइम, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टेम्परेचर, करंट, मोल और इंटेंसिटी. ठीक है, ये 7 है. ठीक है, तो दीज आर द बेस क्वांटिटीज. अच्छा, जब बेस क्वांटिटी बोले ना, तो अगर यहाँ पे एम्पेयर लिखा होता, एम्पेयर बेस क्वांटिटी नहीं है, एम्पेयर बेस यूनिट है. ठीक है जी, तो इधर ही नेक्स्ट बात आपको लिखी है बेस यूनिट. तो इन चारों में से बेस यूनिट कौन सा है? द बेस यूनिट इज, मास का बेस यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है. तो यूनिट की जगह यूनिट ही करिएगा, क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी ही करेगा. डिराइव्ड क्वांटिटी इन दोनों में से कौन सी है? फोर्स है. वेरी गुड. और डिराइव्ड यूनिट कौन सा है? वो ही रह गया, कूलम भी हो सकता है, और क्या होगा? ऑब्वियसली. राइट. ओके, नाउ a set of experimental measurements is described as precise and not accurate. State what is meant by precise. Precise का क्या मतलब था? Close to each other, range of values. लेकिन हाँ, range of values, तो अगर कोई चीज precise है तो आप बोलोगे it has a small range or less spread. Can you let me see the cover page of the paper? I want to see the variant. मेरा बच्चा, this is विंटर 22 क्वेश्चन पेपर 21. ठीक है, विंटर 22 क्वेश्चन पेपर 21. अच्छा, प्रिसाइज क्या होगा? दी, अच्छा, इसके हवाले से बताना है आपने. ठीक है, इसके हवाले से बताना है, तो इसके हवाले से ही बताइएगा. गलत प्रिंट कर दिया, चलो वो सॉल्व कर लेना अपने ओन पे, इधर है हमारे पास. ठीक है, द क्या है? द वैल्यूज या फिर द मेजरमेंट्स हैव लो रेंज. ठीक है जी, लो रेंज लिख लें या लो स्प्रेड लिख लें. ठीक है जी, सही है. उसके बाद नॉट एक्यूरेट, अगर हम बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स जो है वो नॉट एक्यूरेट है, तो उसका मतलब क्या है? आर फार फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू. वेरी गुड. दे, द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स या मेजरमेंट्स आर फार फ्रॉम ट्रू वैल्यू लिख लें, या फिर नॉट क्लोज टू ट्रू वैल्यू. ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है आर नॉट क्लोज टू ट्रू वैल्यू. ठीक है, वेरी गुड. तो ट्रू वैल्यू से कोई वास्ता नहीं. ये अच्छा था. अच्छा ना, an object of mass m travels with speed v in a circle of radius r. The force F acting on the object is given by F equals to mv square upon r. कुछ जाना पहचाना से लग रहा होगा जिन बच्चों ने A2 फिजिक्स शुरू कर दी है. The percentage uncertainty of the three quantities are given in table 1.1. तो क्वांटिटी है F, M and R. Percentage uncertainty is 3%, 4% and 5%. The value of V is determined from F, M and R. Calculate the percentage uncertainty in V. तो V की percentage uncertainty निकालनी है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो कि V को सब्जेक्ट बना लेते हैं. So F into R. yes. कुछ और बोला है किसी ने? तो F into R upon M will equals to V square, and then you can just under root this side and ये हो जाएगा V. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जरा इसको देख लें. फॉर्मूला क्या है? V equals to अंडर रूट. अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ. तो F की पावर हाफ है, F की पावर हाफ है, इंटू रेडियस की भी पावर हाफ है, और M की भी पावर हाफ है. ठीक है, सो M की भी पावर आपके पास हाफ ही है. अच्छा, नाउ टू वर्क आउट दी अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हो? मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यानी डेल्टा V अपॉन V विल इक्वल्स टू डेल्टा F अपॉन F. इसकी पावर हाफ है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देगा, प्लस हाफ डेल्टा R अपॉन R, और लास्ट हो गया प्लस हाफ डेल्टा M अपॉन M.
ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे आती है? जब आप इस चीज को 100 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर इस साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस साइड से भी आप पूरी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ये कर लो कि अंदर ले जाओ 100 को। तो मैं अंदर लेके जा रहा हूं सब 100 को, सो दैट आई कैन पुट इन दीज थिंग्स दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी डायरेक्टली। ठीक है जी। सो मेरा ये जो है, ये जो चीज आएगी ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, और इसकी जगह हाफ डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 जो है वो 3 है, प्लस हाफ डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 जो है वो 5 है, एंड प्लस हाफ डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 इज 4। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट टू बी? और किसी को भी ये चीज अगर याद नहीं आ रही हो तो डू लेट मी नो, कि अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यस इट इज कमिंग आउट टू बी 6। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, आप लोग, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसको डिफरेंट मेथड से करते हैं, उनको पता है परसेंटेज स्टडी में डायरेक्ट प्लस कर दो, वो सबको पता होता है। ठीक है, व्हाई डू आई डू दिस अगेन एंड अगेन विद यू? सिर्फ ये रिकॉल करवाने के लिए कि अगर एक की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो, एक की एक्चुअल अनसर्टेनिटी हो और एक की वैल्यू दी और ये हुआ तो देन यू शुड बी फेमिलियर विद कैसे वो चीजें भी इंटीग्रेट होंगी। ठीक है जी, वैसे तो सही है, परसेंटेज डायरेक्ट ऐड अप कर दो, यू गाइस आर ऑल करेक्ट, there is no problem, but I do this a bit lamba with you guys because a lot of the times you might not have everything in percentage unity, you might have some mix and match, तो उसका समझ में आ जाए कि वो फिर किस तरीके से आप इधर डालोगे। ठीक है, the value of v is 15 meter per second, calculate the absolute uncertainty in v। कैसे निकालूं v की absolute uncertainty? 6% of v, 6% of v, 6 अपॉन 100 इंटू ये, तो बेसिकली हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है कि डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, हमने ये निकाला, दैट इज 6। तो बेसिकली अगर आपको डेल्टा v चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 6 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और v ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 15। सो दिस विल वर्क आउट टू बी, क्या वर्कआउट कर रहा है? 0.9। और याद रखिएगा पूरी फिजिक्स में सिर्फ एक चीज का रूल जो है वो स्पेसिफिक है, वरना बाकी का एक जनरल रूल है जो हम देख चुके हैं, और वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा 1SF तक लिखी जाएगी। तो आप इसको 1SF तक ही लिखिएगा, 0.9। ठीक है, इनफैक्ट मुझे लग रहा है हमने, अच्छा इधर हमने यही था, 3 था, 4 था, 5 था, तो हमें 6 ही लिखना है। ठीक है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। कोई प्रॉब्लम किसी को भी इस पार्ट में? तो आई डोंट थिंक, हम जो पहले पेपर्स करे थे उसमें अनसर्टेनिटीज आई थी, इस वाले पेपर में अनसर्टेनिटी थी, तो ये हमने रिवाइज कर लिया ये कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड्स नाउ, प्रोजेक्टाइल मोशन इन द लास्ट पेपर्स वाज वेरी फ्यू, तो मैंने इसलिए ये पेपर भी उठाया क्योंकि इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है। अ स्टील बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टेबल एज शोन इन फिगर 2.1। ये यू प्रोजेक्ट हुई है और ये नीचे जाके गिर जाती है। ठीक है, the ball is projected horizontally at a speed of 4.9 meter per second. The ball lands on the ground on a horizontal distance of 180 centimeter from the edge of the table. Assume that air resistance is negligible. Calculate the time taken for the ball to reach the ground. तो कैसे निकालेंगे टाइम for the ball to reach the ground? S equals to VT. So आमना is saying horizontal motion में आप क्या कर ले? आप S equals to UT plus half AT square लगा ले। तो yes आमना is correct, and I feel like गुलाम भी यही बोलना चाह रहे थे कि हॉरिजॉन्टली आप ये बात निकाल लें कि भाई हॉरिजॉन्टली S equals to UT plus half AT square लगा लें। आपको पता है हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। S क्या है? ऑलवेज मेक श्योर यू डू इट यूजिंग अ कन्वेंशन, ऑलवेज। ठीक है, तो आई एम सेइंग लेफ्टवर्ड्स इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव। ठीक है, आई होप सबको याद हो कन्वेंशन कैसे बनाते थे? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो इसलिए लेफ्टवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। ठीक है, दिस विल बी द कन्वीनियंट कन्वेंशन। आप दूसरी कन्वेंशन बना सकते हो, लेकिन उससे बस ये होगा कि माइनस में मिस्टेक्स आने का चांस है। इससे आपका जो है वो आसानी से आप लोग कर लोगे, आपको कुछ ही चीजें देखनी। 4.9 इज पॉजिटिव, 180 सेंटीमीटर विल ऑल्सो भी पॉजिटिव डाल लेते हैं। तो 180 सेंटीमीटर, मेक श्योर यू आर कन्वर्टिंग, कन्वर्जन नहीं भूलिएगा कभी भी। 180 इंटू 10⁻⁻², u क्या था? u इज 4.9 मीटर पर सेकेंड and t is time t. So t will equals to 180 into 10 to the power minus 2 divided by 4.9. What is the answer coming out to be? 0.37, 0.367. So it's coming out to be 0.367. And yes, you guys are correct. Too significant, too significant. So we will round this off to 0.37 सेकेंड्स। ठीक है जी, इसके अलावा मुझे यहां से कोई बच्चा नहीं चाहिए जो मुझसे ये पूछ रहा हो, सर अगर हम सिग्निफिकेंस सही से राउंड ऑफ नहीं करें तो क्या होगा? ठीक है, ये मत पूछिएगा मुझसे,
जब मैंने सिखाया है सिग्निफिकेंस से आपने किस तरह से राउंड ऑफ करना है, कैसे नहीं करना, कैसे नहीं करना, तो कोशिश यही करें आप हर सवाल में जो है वो सिग्निफिकेंस सही लिख के आए, ठीक है जी, गलत नहीं लिख के आए, सही है। अच्छा, नाउ कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट हिट्स द ग्राउंड। कैसे निकालूं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट हिट्स द ग्राउंड? How do I find out what is the velocity of the vertical component over here, the Vy over here? Time same, v equals to u plus at. Very good, Fiza and Mutahar, they are saying अब vertically आप ये वाली equation लगा लें, कौन सी वाली, v equals to u plus at। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? Because we know the time from the horizontal motion। अगर horizontally यहां से आने में इतनी देर लगी तो vertically भी यहां से आने में उतनी ही देर लगेगी। u आपको पता है, what's the uy over here, what's the initial vertical velocity, इधर कौन बताएगा? जीरो। याद रखिएगा जब भी मैक्स हाइट से गिर रहा होता है तो यू बाई इज जीरो, ठीक है। सो हम ढूंढना चाह रहे हैं वी, हमें यू पता है दैट इज जीरो प्लस ए। देख लें डाउनवर्ड इज पॉजिटिव तो 9.81 आप पॉजिटिव डालेंगे, ठीक है जी। एंड टाइम क्या है आपका 0.37 है, सो 0.37, so the answer is working out to be 3.6 meter per second, ठीक है जी, वेरी गुड। सो दिस इज 3.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट अप, ऐसी काइनेमेटिक्स आनी चाहिए, ऐसी ही है, ऐसे ही आते हैं सवाल। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट हिट्स द ग्राउंड। अच्छा, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द वेलोसिटी। अच्छा, टू द हॉरिजॉन्टल, सही है। Determine the magnitude and the angle to the horizontal of the velocity of the ball as it hits the ground। So ये बोल रहे हैं जो आपकी horizontal velocity है और vertical velocity है उसका resultant निकालें, उसका magnitude बताएं और उसका angle बताएं with the horizontal क्या है, ठीक है जी। So क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पे at the end of the journey horizontal velocity क्या होगी? यहाँ पे जो horizontal velocity होगी वो क्या होगी? There should be no question marks. It should be 4.9 because projectile motion में horizontally there is no change. So एक 4.9 है और एक आपने वर्कआउट कर ली है that is 3.6, right? So now आप जो आप लोग बोल रहे हो कि सर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 3.6 ऐसे है, 4.9 ऐसे है, ठीक है। इधर से दिखा देते हैं, उधर से गलत हो जाएगा। So ये 3.6 वाला, ये 4.9 वाला, ठीक है। एंड नाउ यू विल यूज योर रिजल्टेंट एंड आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है। 0.37 सर, 0.37, 0.37 क्या है? 0.37 तो टाइम था ना। 4.9 ये रही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो मैंने रखी है, और वी वाई आपने निकाला है इधर तो मैंने वो वी वाई लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो है वो अपनी रिजल्टेंट निकालनी है, तो रिजल्टेंट कैसे आएगी? इट विल बी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आगे चल रहे हैं बहुत बच्चे, दैट इज नाइस। 4.9 स्क्वायर रिजल्टेंट इक्वल्स टू 3.6 प्लस 4.9 स्क्वायर का अंडर रूट विच यू गाइज आर टेलिंग मी इज 6.08, ठीक है। सो यू विल राउंड इट ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 6.1 एंड देन आपने जो है वो एंगल निकालना है, तो एंगल ये वाला निकालना है विद दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, टू दी हॉरिजॉन्टल। तो ये कैसे निकलेगा? हम मार्क टोल्ड अस कि यूज tan थीटा इक्वल्स टू opposite over adjacent, so 3.6 over 4.9 and then you can use tan inverse, so theta equals to tan inverse of 3.6 over 4.9। क्या आ रहा है भाई एंगल? 36.3, ठीक है। कितना राउंड ऑफ करेंगे इसको? भी टू सिग्निफिकेंट ही राउंड ऑफ कर दें बिकॉज हमने टू सिग्निफिकेंट वैल्यूज कमा करी है। सो दिस शैल बी 36 डिग्रीज, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, वेरी गुड। इट्स रियली ग्लैड टू नो कि चीजें जो है वो हमें समझ में आ रही हैं। अच्छा, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड बाय अ मींस, ये क्या, इसी पार्ट का कंटिन्यूएशन है? वाह यार, अभी तक यही चल रहा था, माशाल्लाह। द बॉल इज प्रोजेक्टेड बाय मींस ऑफ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग which is attached to a fixed block as shown in figure 2.2।
तो फिगर 2.2 है, आपने क्या किया है, आपने ये किया है कि आपने एक स्प्रिंग लगाया हुआ था इधर, ठीक है, आपने इसको कंप्रेस कर दिया, आपने बॉल की मदद से उसको कंप्रेस कर दिया बाय एक्स नॉट, ठीक है, देन आपने इसको कंप्रेस कर दिया है, द बॉल इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ठीक है, फ्रिक्शनलेस की जगह एग्जामिनर ये बोलता था स्मूथ, तो आपको पता होना चाहिए था, इन फ्रंट ऑफ द स्प्रिंग, द बॉल इज देन पुल्ड बैक सो दैट द स्प्रिंग हैज कंप्रेशन एक्स नॉट, when the spring is released the ball is projected horizontally as shown in figure 2.3, ठीक है, तो आपने इसको पिचकाया स्प्रिंग को, जब छोड़ा तो स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ, उसने बॉल को उठा के बाहर फेंक दिया, समथिंग दैट इज हैपनिंग दैट यू कैन क्लियरली सी इन फिगर 2.2 एंड 2.3। आगे चलो, the variation with compression x of the applied force F for the spring is shown in figure 2.4। क्या नजर आ रहा है इसमें, अगर मैं आपको ये ग्राफ दे दूं और मैं आपको बोलूं इसमें क्या चीज प्रूव हो रही है, क्या चीज प्रूव हो रही है इसमें, कौन बताएगा? इफ आई गिव यू अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ और वो ऐसा ग्राफ बन रहा हो तो इसमें क्या चीज प्रूव हो रही है, इसमें ये प्रूव हो रहा है दी ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ कब फॉलो होता है, जब तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपकी रीच नहीं होती है, ठीक है, सो द बॉल इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ स्टील ऑफ डायमीटर दिस मच एंड मास दिस मच, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी का फॉर्मूला किसी को याद है, मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी गुड, मास तो हमें दिया हुआ है, ये रहा 0.017, ठीक है, वॉल्यूम किस तरह निकलेगा एक स्फेयर का, वेरी गुड, इट शैल बी 4/3 पाई आर क्यूब, अब आप डाल लें 0.017 अपॉन, यस 4/3 इंटू पाई, एंड आर क्या है आपका, इसको आधा कर लें 0.008 हो जाएगा, राइट, आई होप सो, इंटू 0.008 क्यूब, ठीक है, एंड टेल मी व्हाट्स द आंसर कमिंग आउट टू बी, 3 मार्क की सिर्फ डेंसिटी निकली है, आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 मार्क का होना चाहिए सवाल, कुछ कुछ सवाल एग्जामिनर जो है वो क्या हो जाता है, उसको मसला हो जाता है, लाइक बस कुछ समझ नहीं आया उसने पेपर बना दिया। 7900 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, उसके बाद all of the elastic potential energy in the spring is converted into kinetic energy of the ball. The speed of the ball as it leaves the spring is 4.9 meter per second. Show that the maximum elastic potential energy of the spring is 0.20 joules. तो बोल रहे हैं कि भाई आपकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी बॉल की काइनेटिक एनर्जी में बन जाती है, मतलब कोई लॉसेस नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू जीपी, जीपी नहीं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना मेरा बच्चा, हाफ एफ डेल्टा है, लेकिन देखो हमें यही दिखाना है, हमें ये दिखाना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो मैं इसको नहीं खोल रहा, आई एम जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, आई एम गोइंग टू से हाफ, मास क्या है इसका, मास क्या है भाई इसका 0.017, मुश्तबा को नींद आ रही है, ये आसान लग रहा है, एंड देन दिस शैल बी 4.9 स्क्वायर, ठीक है, मैं सोकर उठ गया, हाँ जी, half into 0.017 into 4.9 square, ठीक है, what is this coming out to be, is it coming out to be 0.20 0.20 joules, ये आपने दिखा दिया। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, use figure 2.4 to determine the spring constant k of the spring, तो use figure 2.4 to determine spring constant, कैसे इस्तेमाल करूं इस फिगर को, स्प्रिंग कांस्टेंट किस तरह से निकालूं उसमें से, नॉट दी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट नहीं, f इक्वल्स टू के एक्स, के इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स, रेशियो ले लें बस इसमें, ठीक है जी, जस्ट टेक द रेशियो एट एनी पॉइंट, तो रेशियो हम ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, कोई भी साफ सुथरा पॉइंट नहीं है, सारे ही बेकार है, ये ले लो यार, ये ले लेते हैं, ये भी कुछ और ही लग रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना इधर, कर रहा है यार, इतनी टेंशन नहीं है, अच्छा एक्सटेंशन क्या है 6.4 है, नहीं 6.4 तो ये वाला होगा ना, वो नहीं दे रहा, मैं ये वाला दे रहा हूँ, दिस इज 8.2 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4, सो दिस इज 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है जी, तो 9.4 और 6, तो k विल इक्वल्स टू f ओवर x, ठीक है जी, f क्यों हो रहा है, f क्या है, f 6 है, सो f इज 6, x क्या है भाई 9.4 सेंटीमीटर, so 9.4 into 10 to the power minus 2
दानिया गिव्स us the answer as 64 आ रहा है हमारा, so this is 64. ठीक है, ऑलवेज मेक श्योर कन्वर्जन जरूर देखिएगा, ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है जी. Use your answer in V3 and the value of energy given in V2 to determine the compression x naught of the spring. तो भाई देखो, आपने ये निकाल लिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, आपने ये भी निकाल लिया स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, बोल रहे हैं एक्स नॉट निकाल दो, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? ठीक है जी, तो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, एंड दिस बिकम्स हाफ 64 एंड देन योर एक्स नॉट स्क्वायर इज, एक्स नॉट क्या है भाई? अच्छा, एक्स नॉट स्क्वायर तो निकालना है, सॉरी माय बैड. सो एक्स नॉट स्क्वायर आई वांट टू वर्क आउट, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाज 0.20 जूल्स. ठीक है जी, कैलकुलेट कर ले, 0.20 into 2 divided by 64 under root will equals to x naught. क्या आ रहा है आंसर? और कोई बच्चा जो यहाँ तक आने में कोई लॉस्ट हुआ है या कोई चीज समझ भी नहीं आ रही है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स या एनी कंसर्न्स, सो डू लेट मी नो, ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सके. ठीक है, व्हाट इज एक्स नॉट? एक्स नॉट इज द कंप्रेशन. ठीक है, कंप्रेशन, उन्होंने एक्स नॉट बोला हुआ था तो मैंने उसको एक्स नॉट ही कर दिया एक्स को. ठीक है, 0.07905, 0.07095. ख्वाब में मुझे लग रहा है मुश्तबा को फॉर्मूलाज आ गए सारे, एंड दिस बिकम 0.0 नहीं 0.07905, माय बैड. So this is going to become 0.079 meters. ठीक है. अच्छा, ये हो गया आपके पास. Now the steel ball is replaced. कोई क्या हो गया, इतनी बातें चल रही हैं. अच्छा, the steel ball is replaced by a polystyrene ball of the same diameter but of much lower mass. polystyrene ball है, स्टील से कम मास है उसका. ठीक है. The spring is given a compression x naught, मतलब यही compression दी गई है स्प्रिंग को, and is then released. Air resistance on this ball is not negligible after it leaves the spring. Explain why this ball leaves the spring with a greater speed than that of the steel ball. तो why does this ball leave with a greater speed than that of the steel ball? ऐसा क्यों है? उन्होंने वही कंप्रेशन दी है, they have given the same compression, so they have basically given you the same amount of elastic potential energy. उन्होंने आपको उतनी ही elastic potential energy दी है, right? The main difference is that this is of a lower mass. तो उसके lower mass होने की वजह से अब velocity बढ़ेगी ताकि उतनी ही value of kinetic energy आए आपके पास. ठीक है जी, so let's write this down that same या बल्कि the elastic potential energy I'll tell this again. The elastic potential energy in the spring is the same, and once again all of it was converted to kinetic energy as the mass is lower, the speed will be greater. अच्छा देखो, सुनो दोबारा से, ठीक है, चैट में बहुत सारी बातें चल रही हैं. द स्टील बॉल इज रिप्लेस्ड बाय अ polystyrene ball of the same diameter, ठीक है, but of much lower mass. मास कम है उसका, अब जो बॉल है उसका मास कम है. ठीक है. The spring is given compression x naught and is then released. Air resistance is of on this ball is not negligible after it leaves the spring. ठीक है, इस बात को देख लो सबसे पहले तो. स्प्रिंग इज गिवन द सेम कंप्रेशन x नॉट, मतलब यहाँ पे जो x नॉट थी वही x नॉट दी गई है, तो दोबारा से अगर हाफ के x स्क्वायर में डालोगे तो वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी. यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही है, इट इज द सेम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एज बिफोर, उसमें कोई चेंज नहीं आया.
ठीक है जी। अच्छा, अगर उतनी है तो हमें पता है यार ये पूरी की पूरी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी सेम काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी, राइट, जो पहले वाले केस में थी। फर्क ये आया है कि पहली वाली बॉल का मास ज्यादा था, इस वाली बॉल का मास कम है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। एक का मास ज्यादा था तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी कम होगी ताकि एक वैल्यू आए, और अगर इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ताकि इक्वल ही वैल्यू आए। आर यू गेटिंग इट? इफ द मास इज लेस देन द वेलोसिटी शुड बी मोर टू गिव द सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बस ये फर्क, ठीक है। सो सिंस इट हैड अ लोअर मास इट शैल हैव अ ग्रेटर वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर है? मुझतबा, okay, then why this ball takes a longer time to reach the ground than the steel ball? तो स्टील बॉल से ज्यादा टाइम क्यों लेती है ये बॉल ग्राउंड तक पहुंचने में, और उसमें इस फैक्ट को काम आएगा आपका, दिस फैक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू। मोर टाइम टू रीच टर्मिनल वेलोसिटी, यू डोंट हैव टू इंक्लूड टर्मिनल वेलोसिटी। सोचो, अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है तो पहले जी एक्ट कर रहा था सिर्फ, राइट, ओके, इसका रीजन ये है, देखो, लेट्स गो बैक टू द डायग्राम ओवर हियर, डायग्राम की तरह भी प्रोजेक्टाइल मोशन वाली ये रही। अब आपको पता है कि पहले केस में सिर्फ जी एक्ट कर रहा है, हर जगह सिर्फ जी है, हर जगह सिर्फ जी है, ठीक है जी। अब एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। मैं अभी फिलहाल हॉरिजॉन्टल मोशन को नहीं बात कर रहा क्योंकि हमें वर्टिकली बात करनी है, वर्टिकली कम टाइम लग रहा है, वर्टिकली इधर जल्दी पहुंच देर से पहुंच रही है, तो वो क्यों है? बिकॉज अब एयर रेजिस्टेंस है तो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कैसी है, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे मजीद बढ़ जाएगी, यहाँ पे मजीद और बढ़ जाएगी, है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमें क्या पता है, हमें पता है द ड्रैग फोर्स ऑलवेज अपोजेस द वेलोसिटी एंड इट शैल बी अपवर्ड्स। तो आपको नजर आ रहा है कि देयर इज एन इंक्रीजिंग ड्रैग फोर्स दैट इज ट्राइंग टू अपोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो अब पहले क्या थी नेट एक्सेलरेशन, पहले नेट एक्सेलरेशन थी 9.81, तो बिफोर आपकी जो एक्सेलरेशन थी वो थी 9.81 डाउनवर्ड्स। अब आपकी जो नेट एक्सेलरेशन है आफ्टर दैट विल डेफिनेटली बी लेस देन 9.81। क्यों? बिकॉज ड्रैग फोर्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वेट माइनस ड्रैग फोर्स करने के बाद आप मास से डिवाइड करते तो नेट एक्सेलरेशन आ रही है ना, so the net acceleration will be lesser than 9.81 this time. Therefore, the ball is going to travel the same distance, whatever this distance h was, in a longer period of time. समझ में आया? दानिया, फिजा, आमना, मुजतबा, किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताया, दोबारा से मैं समझा दूंगा। नहीं समझ में आया दानिया को? ठीक है, समझा देता दोबारा से, एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। ये वही चीज है जो हमने कल डिस्कस करी थी, याद करो, कल भी एक सवाल था जो आमना ने भेजा था रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई होप सबको ये बात तो समझ में आ रही हो कि पहले जो मोशन था जिसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं थी, यानी स्टील बॉल वाला जो मोशन था, उसमें हर जगह सिर्फ जी एक्ट कर रहा, या ये स्टील बॉल का पाथ था, स्टील बॉल के लिए हर जगह सिर्फ जी एक्ट कर रहा था। क्या सबको ये समझ में आ रही है कि पहले स्टील बॉल की जो एक्सेलरेशन थी वो 9.81 थी और 9.81 पर ही कांस्टेंट, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको ये बात समझ में आ रही है कि पहले जो स्टील बॉल थी उसकी 9.81 पे कांस्टेंट थी एक्सेलरेशन, बिकॉज देयर वाज नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है, पॉलीस्टाइरीन बॉल ऐसी है जिसपे एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट एयर रेजिस्टेंस दैट एक्ट्स ऑन इट। हमें क्या पता है, हमें पता है कि एयर रेजिस्टेंस हमेशा अपोज करती है वेलोसिटी की डायरेक्शन को। तो आपको पता है, अच्छा वेलोसिटी यहाँ पे इतनी हो जाती है, फिर मजीद बढ़ जाएगी, फिर मजीद बढ़ जाएगी, फिर मजीद बढ़ जाएगी, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, बढ़ती चली जाती है, राइट। बट नाउ इन द केस ऑफ द पॉलीस्टाइरीन बॉल, जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी ड्रैग फोर्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी को अपोज करते हुए भी बढ़ेगी। सो ड्रैग फोर्स इज गोइंग टू इंक्रीज, इट्स गोइंग टू इंक्रीज, इट्स गोइंग टू फर्दर इंक्रीज, इट्स गोइंग टू इंक्रीज सम मोर, एंड देन इधर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट। सो बेसिकली समझो फ्री फॉल वाला मोशन जो हमने फ्री फॉल में डिस्कस किया था, अब ये बस प्रोजेक्टाइल में डिस्कस हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब देखो, अब आपकी जो नेट फोर्स है, पहले क्या थी नेट फोर्स, नेट फोर्स पहले जो थी वो W थी, जब भी नेट एक्सेलरेशन 9.81 थी। अब नेट फोर्स क्या है, W माइनस दी ड्रैग फोर्स है,
राइट. सो वी नो द नेट फोर्स इज लेसर देन W, क्योंकि W में से ड्रैग फोर्स निकल रही है. तो इसका मतलब ये भी हो गया कि नेट एक्सीलरेशन भी अब आपकी इस दफा 9.81 नहीं होगी, 9.81 से कम होगी. सो यू हैव ए लेसर एक्सीलरेशन देन 9.81. ठीक है. सो द एवरेज एक्सीलरेशन ओवर दिस होल पीरियड इज लेस देन द एक्सीलरेशन जो पहले थी. तो अब एक्सीलरेशन क्या कहती है? एक्सीलरेशन कहती है भाई जिस डायरेक्शन में मैं हूं वैसे आ जाए वेलोसिटी. तो अब क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ही कम है एट एवरी पॉइंट, सो दैट बेसिकली मींस बॉल जो वेलोसिटी अपनी गेन करेगी वो एक कम रेट पे गेन करेगी डाउनवर्ड्स. तो इसलिए उसको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा. व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरा बच्चा ये बताएगा कि बॉल कितना दूर जाएगी. ठीक है. जो हमने कल डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया. प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? व्हेन इट्स देयर इज एयर रेजिस्टेंस, तो इट हैपेंस समथिंग लाइक दिस. सॉरी, अगर ये नॉर्मल मोशन है तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. याद है ये हमने कल कही थी डिस्कशन. रिजल्टेंट फोर्स इज डिक्रीजिंग. यस, वही है ना फ्री फॉल वाला. फ्री फॉल में रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करिए, इवेंचुअली जीरो पे पहुंच जाएगी, नेट एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगी. यहाँ पे इवेंचुअली समवेयर इन दिस पीरियड यू विल रीच टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है. तो अब अच्छे देखो मुतहर, व्हाई आर वी नॉट डिस्कसिंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से गर्ज नहीं है, मुझे वर्टिकल डिस्टेंस से गर्ज. ठीक है. असल में इस बॉल का प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. ठीक है. वो इतना दूर भी नहीं जाएगी और वो फ्लैट भी हो जाएगा. वो एक प्यारा सा कर्व नहीं बनेगा, वो एक अनसिमेट्रिकल सी चीज बन जाएगी. ठीक है. बट आई एम नॉट कंसर्न विद हॉरिजॉन्टल कभी क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे वो डिस्कशन नहीं करनी है फिलहाल. तो ये चीज समझ में आ गई कि इसका हॉरिजॉन्टली भी कम हो जाएगा डिस्टेंस, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टली का कुछ फर्क नहीं है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करना. ठीक है. सो लेट्स राइट दिस डाउन. द नेट फोर्स on the ball will be lesser than the weight, and therefore the net acceleration will also be lesser than 9.81 at all points. ठीक है जी. Therefore the ball will take longer to fall the same distance. सही हो गया. सो दिस इज दैट. सर हमने नेट फोर्स की बात ऊपर वाले में क्यों नहीं की? क्योंकि मेरा बच्चा ऊपर वाला सवाल डिफरेंट है ना. वी डोंट हैव टू जो है वो टॉक अबाउट दी नेट फोर्स. हमें तो उसमें तो एनर्जी कंजर्वेशन लेनी है. ठीक है जी. मैं उसमें उसमें अगर बात करूं नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स तो चेंज नहीं करी ना. आपने उतनी कंप्रेशन दी यानी उतनी ही टेंशन टेंशन डेवलप होगी, यानी उतनी ही एनर्जी लगेगी बॉल पे, यानी उतनी ही वो काइनेटिक एनर्जी लगेगी. उसके मास कम होने से वेलोसिटी ज्यादा है. ठीक है. एक मार्क के लिए नॉवल, ये नॉवल लिख दी. देखो इसका जो आंसर है जो आपकी मार्क स्कीम में है, बट द वेट इज डिफरेंट. बट मेरा बच्चा वेट डिफरेंट है तो वेट तो नहीं है ना. इज देयर एनर्जी इन, एनर्जी के फॉर्मूला में वेट आता है? नहीं आता, मास आता है. ठीक है. तो मास को हम डिस्कस कर रहे थे. ठीक है. हाँ मुझे पता है. अजान अजान तो कब की हो चुकी है, कब की हो चुकी है अजान. ठीक है. इसमें मास आता है, इसमें वेट नहीं है. ठीक है. आपकी बात सही है, वेट भी तो कम है पॉलीस्टाइरीन बॉल का. पॉलीस्टाइरीन बॉल का 110% वेट कम है. नो आर्ग्यूमेंट्स विद यू ओवर देयर, नो डिसएग्रीमेंट्स विद यू ओवर देयर. ठीक है. वो कम है, यू आर परफेक्टली करेक्ट. ठीक है. उसमें कोई गलत बात नहीं. लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन हम वेट नहीं ना, हम मास को ले रहे हैं. तो इसलिए हमने सिर्फ मास के थ्रू ही बात कर दी पूरी पूरी, क्योंकि बिकॉज दैट वाज अ वेल एंड गुड एक्सप्लेनेशन. ठीक है. जो ये वाला जो सवाल है, ये वाला वो इस पार्ट को कंसर्न कर रहा है. दिस वन that you saw over here, ये वाला, ये जो प्रोजेक्ट किया है आपने, ये इस पार्ट को कंसर्न कर रहा है. ठीक है जी. जो स्प्रिंग में एनर्जी दी और फिर उसने प्रोजेक्ट इजेक्ट किया है इसको, तो वो उस पार्ट को कंसर्न कर रहा है. अच्छा,
और दूसरा ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है, ये जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कंसर्न कर रहा है, ठीक है जी। दूसरा गुलाम बोल रहे हैं कैन वी डिस्कस केस अबाउट स्टील बॉल। गुलाम देखो केस अबाउट स्टील बॉल ये वाला है ना, ये जो रेड में सिर्फ जी मार्क किया हुआ है, स्टील बॉल क्या थी, स्टील बॉल के ऊपर जो फोर्स थी वो उसका सिर्फ और सिर्फ उसका वेट था, क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल थी और उसकी नेट एक्सेलरेशन भी 9.81 थी कांस्टेंट। तो उस स्टील बॉल पे सिर्फ और सिर्फ ये जी एक्ट कर रहा था और वो इस तरीके से उसने एक प्यारा सा प्रोजेक्टाइल मोशन, एक सिमेट्रिकल कर्व, अगर ये पूरा बनता तो एक सिमेट्रिकल कर्व उसने आपको बना के दिखाया, ठीक है। वेयर एज इन द केस ऑफ दिस वन पॉलिस्टाइरीन बॉल, उसका जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कम हो गया है, दूसरा उसको देर भी लगेगी गिरने में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वाला जो पूरा पार्ट था ये स्टील बॉल का आपने सारा सॉल्व किया है, उन्होंने बस ये क्वालिटेटिवली आपसे पूछ लिया एयर रेजिस्टेंस के साथ। दूसरी बात, यू आस्क्ड विल वन गेट 0 मार्क्स इफ ही राइट्स मास कम है तो नेट फोर्स कम है। यस, नेट फोर्स, मास कम है तो नेट फोर्स कम है। नेट फोर्स तो वैसे भी कम होगी ना, बिकॉज पॉलिस्टाइरीन का जो मास है वो कम है, यानी एम जी वो भी कम आएगा, ठीक है। असल में बात किसकी करनी है, एक्सेलरेशन, क्योंकि काइनेमैटिक्स इज नॉट कंसर्न विद मास, इट इज ओनली कंसर्न विद एक्सेलरेशन। तो यू हैव टू गेट टू द पॉइंट कि यार देखो एक्सेलरेशन के हद से, जब मैं एक्सेलरेशन के लिहाज से जब मैं बात करूंगा तो वो बात एक मीनिंगफुल कंपैरिजन होगा। अगर मैं वेट के हवाले से बात करूंगा तो वो तो पहले ही अलग आएगा, इसका मास ज्यादा था इसका वेट ज्यादा है, इसका मास कम है इसका वेट कम आएगा। लेकिन एक्सेलरेशन दोनों पे सेम है बिकॉज 981 होगी बिकॉज ऑफ देयर बोथ वेट्स। हाँ, लेकिन इसमें ड्रैग फोर्स आने की वजह से, अच्छा अब इसमें ये फर्क आना शुरू है, इसकी नेट एक्सेलरेशन कम है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, विल ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। डिफाइन पावर, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ पावर, किसी को याद है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये भी लिख सकते हैं, या रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, ठीक है। रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, work is being done. Okay, next up, mechanical power P can be calculated using the formula P equals to FV, ठीक है। Use the concept of work and the definition of power to show how this formula is derived. तो power equals to dW by dt, W का क्या फॉर्मूला होता है, FD, so D into force into distance upon dt. Now we know if the force is constant, yes, if the force is constant, so you can pull this out of the differential and you can say that F into ds by dt. So therefore this becomes power equals to FV, ठीक है। make sure कीजिएगा this only works for ऑल्सो, तो एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी होनी चाहिए, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी जरूरी नहीं है, फोर्स आपकी कांस्टेंट चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर दिस फॉर्मूला टू वर्क, ठीक है। सो ये आ गई आपकी डेरिवेशन। उसके बाद the engine of a lorry provides 130 kilowatt of power to the lorry's wheels when it is traveling at a constant speed of 25 per meter per second. constant speed का मतलब क्या था, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या था, इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो जब भी ये लफ्ज आपको लिखे हुए नजर आ जाए कांस्टेंट स्पीड, तो ऑलवेज अंडरलाइन दिस, अंडरस्टैंड वो एक वजह से बताता है, एग्जामिनर फालतू में नहीं बताता, ठीक है जी। तो इंजन प्रोवाइड कर रहा है 130 किलोवाट ऑफ पावर, ठीक है, and it is traveling on a horizontal straight road. Show that the resistive force opposing the forward motion of the trolley is 5200 न्यूटन। तो बेसिकली देखो ट्रॉली में ऐसे बना रहा हूँ एक सर्कल की तरह, ठीक है, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही है फ्रॉम द इंजन, लेट्स से दैट इज सम थ्रस्ट फोर्स टी, एंड ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स है, लेट्स से फ्रिक्शन इन दिस केस, ठीक है। हालांकि फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स कंबाइन होंगे क्योंकि ये सो बताया नहीं है, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। सो ऐसा करते हैं हम, रेजिस्टिव फोर्स क्या कहते हैं, लेट्स से रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, जो उसको रोकने की कोशिश कर रही होगी। नाउ सिंस यू नो इट इज इन इक्विलिब्रियम, वी नो दैट द नेट फोर्स इज जीरो, दैट मींस दैट द थ्रस्ट फोर्स विल इक्वल्स टू द रेजिस्टिव फोर्स। मैं इस केस में फ्रिक्शन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स क्या है, वो कैसे निकाली जा सकती है, यू नो द पावर, यू नो द वेलोसिटी, राइट। सो आप पावर इक्वल्स टू एफ वी वाले फॉर्मूला से, पावर इक्वल्स टू एफ वी वाले फॉर्मूला से 130 किलोवाट्स ऑफ पावर है, एफ टी हम निकालना चाह रहे हैं, और वेलोसिटी हमें दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एफ टी वर्किंग आउट टू बी, 130 in 10^3 divided by 25, it's working out to be 5200
Newton. So you can see that the resistive force is also equals to 5200 Newton. वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज क्या चीज, ये कांस्टेंट स्पीड जब बोला हुआ है तो इस बात को समझ लोगे तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये कांस्टेंट स्पीड वाली बात समझ में नहीं आती है व्हेन दे आर गिविंग देयर पेपर, ठीक है। अच्छा आ जाओ अब यहाँ पे, the lorry in B travels up a straight section of road that is inclined, thrust force is provided by engine, yes obviously इंजन प्रोवाइड कर रहा है वो थ्रस्ट फोर्स, मतलब जो भी फोर्स इंजन लगा रहा था मैंने बोल दिया थ्रस्ट फोर्स होगी जो ट्रॉली को आगे लेके जा रही है, ठीक है। आप इसको थ्रस्ट फोर्स नहीं बोलो, उसको फोर्स बोल लो, कोई मसले की बात नहीं है, मैं थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अच्छा, the lorry in B travels up a straight section of a road that is inclined to an angle of theta to the horizontal as shown in figure 3.1. The lorry has mass m and acceleration of free fall is g. Determine an expression in terms of m, g and theta for the component of the weight of the lorry that acts parallel to the surface of the road. तो ये वाला जो component होगा parallel to the surface of the road वो क्या होगा, नहीं, determine an expression in terms of m, g and theta for the component of the weight that acts parallel to the surface of the road, ठीक है। So it's going to be mg sin theta, ठीक है। yes mg sin theta, तो हम ये लिख लेते हैं mg sin theta। अच्छा, then the total resistive force remains unchanged at 5200 newtons and the engine now provides greater power to maintain the speed of 25 meter per second। यानी अभी भी क्या है, अभी भी constant speed ही है, understand this, there is still constant speed over here, so that still means equilibrium, ठीक है। अभी भी आपके पास क्या है, equilibrium है, ठीक है। एंगल इज 1.4, मास जो है वो दिया हुआ है, डिटरमिन द पावर। पहले तो डायग्राम पे चलते हैं, सारी फोर्सेस मार्क कर लेते हैं। तो एक तो हो गई mg sin थीटा, और कौन कौन सी फोर्सेस होंगी इस वैगन, इस लॉरी पे, ट्रक जो भी है ये, एक होगी ड्राइविंग फोर्स, द थ्रस्ट फोर्स, वेरी गुड। सो एक थ्रस्ट फोर्स है या फिर ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। एक हमें बोला है फ्रिक्शन होगी, हमें एक बोला है फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन कैसी होगी, आपका मोशन यू हो रहा है तो फ्रिक्शन विल एक्ट डाउन द स्लोप लाइक दिस, ठीक है। देन देयर वर आल्सो अदर फोर्सेस दैट यू गाइस सेड कि ऑब्वियसली अगर mg sin थीटा है तो mg cos थीटा भी होता है, ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। एंड यू आल्सो सेड कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी है, तो वेरी गुड, ये सारी फोर्सेस हैं, ठीक है। बट हम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और mg cos थीटा नहीं लेंगे क्योंकि वो वर्टिकल प्लेन में एक्ट कर रही हैं, हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर, ठीक है। तो हम ft, fr और mg sin थीटा से कंसर्न है। अगर तो इक्विलिब्रियम अभी भी है, इफ यू स्टिल ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ft मेरा बच्चा ये है ड्राइविंग फोर्स, जो फोर्स जो इंजन प्रोड्यूस कर रहा है ट्रॉली और लॉरी को आगे लेके जाने, ठीक है, वही ft जो हमने इधर भी कहा थी, ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इंजन, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या पता है, हमें पता है ft विल इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, सो यस एग्जैक्टली पुश फोर्स, सो ft will equals to mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, ठीक है। mg sin थीटा क्या है, m is 36,000, g क्या है 9.81, sin थीटा sin is 1.4, फ्रिक्शन क्या है आपके पास, फ्रिक्शन वही है 5200 ही है, सो 5200 and that comes out to be your thrust force। So thrust force क्या आ रही है अब इस दफा, the thrust force is working out to be 6062 newtons। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और इससे पावर कैसे निकालेंगे, एक सेकंड, 13,000 आ रही है, 6100 आ रही है, ठीक है। मेक श्योर डिग्री में डालो साइन में, 13828, 13828 आ रही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करो बिकॉज दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, तो इसको पूरे लिख लो 13828 न्यूटन्स, ठीक है। एंड अब जो है वो आपको क्या करना है, अब आपको पावर निकालनी है, तो पावर कैसे निकालेंगे हम, हाउ डू आई वर्क आउट द पावर, क्या फॉर्मूला था पावर का, अभी ड्राइव भी करवाया है, एफ वी एंड, अच्छा अब पावर किसकी निकालनी है, इंजन की निकालनी है, तो वो फोर्स डलेगी जो इंजन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप फोर्स डालोगे 13828 जो इंजन प्रोड्यूस कर रहा है, और वेलोसिटी क्या है, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड पे कांस्टेंट। सो व्हाट इज द पावर दैट वी गेटिंग, 345711, 345711। अब देख लें आपके पास किस किस
उसमें इंफॉर्मेशन थी। सबसे पहले आपको किलोवाट में करना है, तो इसको किलोवाट में करने के लिए ये हो जाएगा 3.45 इंटू 10⁻³ ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, या चलो और लिख लेते हैं 3.45711 इंटू 10⁻³। ठीक है, एंड नाउ यू वांट टू बी गिविंग इट टू सिग्निफिकेंट टू सिग्निफिकेंट टू सिग्निफिकेंट, तो टू सिग्निफिकेंट तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड सॉरी, ये गलत हो गया, एक सेकंड, माय बैड, दिस इज नॉट 3.5, दिस इज 345, और किलोवाट में करना है तो 345.711 किलोवाट्स, ये है। ठीक है, यस एग्जैक्टली 345.711 किलोवाट्स, 345,700 नहीं है, वही है, तकरीबन उतना ही है, कोई मसला नहीं, थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, कोई मसले की बात नहीं है। 345.711 किलोवाट्स आ रहा है आपके पास। अब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे टू सिग्निफिकेंट, तो टू सिग्निफिकेंट हो जाएगा 350 किलोवाट्स। ठीक है, थोड़ा सा मुझसे मिक्सअप हो गया था, 1000 तो ये हो गया ना, 1 2 3 ये 1000 हो गया, तो 345,000 है बेसिकली। अब आपने उसको टू सिग्निफिकेंट कर लिया, तो आपने 5 से 4 को राउंड ऑफ करके 350 कर। Moving forwards, polarization is a phenomenon associated with light waves but not with sound wave. State the meaning of polarization. Polarization का meaning क्या था, किसको याद है? Polarization is the process by which the oscillations या motion of particles is confined to one direction only, and then सिर्फ ट्रांसवर्स में होता तो उसको भी लिख दें in one direction only which is also perpendicular to direction of travel। ठीक है, तो आप जो कन्फाइनिंग कर रहे होते हैं वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ही होगा, यानी ट्रांसवर्स वेज में ही होगा सिर्फ और सिर्फ। और ये होता है कि आप कोई भी एक डायरेक्शन में उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसको किसी भी एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देते हो या कन्फाइन कर देते हो। ठीक है, स्टेट वाई लाइट वेव्स कैन बी प्लेन पोलराइज बट साउंड वेव्स कैन नॉट। तो लाइट वेव्स क्यों पोलराइज होती है, साउंड वेव्स क्यों नहीं पोलराइज हो सकती? यस, सो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स while sound waves are longitudinal। ठीक है, so this is your stating। ठीक है, अच्छा next up, two polarizing filters A and B are positioned so that their planes are parallel to each other and perpendicular to a central axis line xy as shown in figure 4.1। ठीक है, कुछ ऐसा है। नाउ एक्स से भेजी आपने अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट क्या होती है, उसमें सारे डायरेक्शन होते हैं, तो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यू सेंट अनपोलराइज लाइट, इट हैड ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट अप आपके पास निकली कैसी लाइट, वर्टिकली प्लेन पोलराइज निकली होगी, बिकॉज ट्रांसमिशन एक्सिस आपकी वर्टिकल थी, सो यू गॉट वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, लेट्स कॉल दिस दैट दिस इज आई नॉट। ठीक है, उसके बाद व्हेन डू वी डू I/2, जब एग्जामिनर बोले। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, या आपको पहले से ये नहीं बताया था, आपको यहाँ पे इंटेंसिटी बताई हुई और बोलते यहाँ पे इंटेंसिटी निकाल तो फिर I/2 होता, लेकिन अभी नहीं बोला हुआ तो उसकी टेंशन नहीं लो। वो जो मैंने सिखाया ना I/2, दैट्स नॉट अच्छा, वो केस ये था जब ये अगर ये बोला होता ये I है तो ये फिर I/2 होती, जब अनपोलराइज लाइट किसी भी फिल्टर में से गुजरती है तो वो I/2 हो जाती। ठीक है, अच्छा खैर हमारा से कंसर्न नहीं है, हमारा से कंसर्न है कि ये वाली जो है वो आई नॉट। ठीक है, द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फिल्टर ए इज वर्टिकल एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फिल्टर बी इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, unpolarized light of a single frequency is directed along the line xy from a source position at x. The light emerging from the filter A is vertically plane polarized and has intensity I naught। ठीक है, अच्छा अगर हम अभी वाला सेटअप देखें तो अभी वाले सेटअप में रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें कितनी मिलेगी? कैन एनीवन गेस व्हाट विल वी गेट? अगर ये अभी 90 डिग्री पे है यानी हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, तो इन दिस सेटअप राइट नाउ फिल्टर बी के बाद क्या इंटेंसिटी मिलेगी हमें? नन, जीरो।
Why is that? Because your transmission axis is completely perpendicular. तो कुछ भी पास आउट नहीं करेगा, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दिस, द थिंग विल पास आउट ओवर हियर. अगर याद न रहे तो I इक्वल्स टू I नॉट cos स्क्वायर 90 डाल दे. cos 90 is 0, cos 0 square is 0, I नॉट 0, सब 0, I 0 जाता है, ठीक है. So this is that. Next up, filter B is rotated from its starting position. Filter B rotate किया जा रहा है उसकी starting position से about the line XY shown in figure 4.1. तो direction of rotation ऐसा है, ठीक है. After rotation, the intensity of the light emerging from the filter B is 1/4 I naught. Calculate the angle of rotation of filter B from its starting position. तो क्या लगेगा? Malice's law लगेगा, बिकॉज हमें एंगल निकालना है. तो Malice's law किसी को याद है? चलो मैं लिख देता हूं. Malice's law was I equals to I naught cos square theta, right? Now I क्या है? I is the resultant intensity. You will plug in this. So 1/4 I naught. और आपकी जो इनिशियल इंटेंसिटी थी वो क्या थी? दैट वाज आई नॉट. तो वो लिख दिया आप आई नॉट. फिर आगे आपके पास cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है. नाउ यू कैन सी आई नॉट कैंसिल. 1/4 पे अंडर रूट होगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू cos थीटा, एंड देन थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू cos इनवर्स ऑफ √1/4. व्हाट इज दिस एंगल कमिंग आउट टू बी? So Hamad and Daniel giving us the answers that this angle is coming out to be a 60 degrees. ठीक है जी. ये नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे आंसर. Why? Because 60 डिग्री जो आया वो ये बोल रहा है कि ट्रांसमिशन एक्सिस जब 60 डिग्री पे होगी टू योर पोलराइज लाइट, तब 1/4 आएगी आपकी इंटेंसिटी, ठीक है जी. सो अभी देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि आपका ऑलरेडी क्या था? यू वर ऑलरेडी एट 90 डिग्रीज, ठीक है जी. वो ये बोल रहा है कि अगर आपकी ट्रांसमिशन एक्सिस 60 डिग्री पे होती, पहले से याद करो, पहले से कहां पे हो? थोड़ी सी मैं बनाया था उसको. दिस इज दी वर्टिकल लाइन. ये वर्टिकल एक्सिस है आपकी, ठीक है. इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस. आपको पता है कि पहले जो फिल्टर रखा हुआ था वो 90 डिग्री पे रखा हुआ था. इट वॉज केप्ट एट 90 डिग्रीज, ठीक है. हमारा जो एंगल आया हमें ये बता रहा है कि भाई वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड को 60 डिग्री ऑफ एंगल चाहिए है ताकि उसकी 1/4 आई नॉट हो जाए. अब यू कैन सी अगर आप 90 डिग्री में पहले से थे तो आप पीछे तो नहीं आ सकते ना, आप आगे ही गए होगे. सो वी नीड टू फाइंड सम एंगल ओवर हियर दैट इज गोइंग टू गिव अस द करेक्ट आंसर, ठीक है. सो ये कैसे ढूंढ रहे थे? इसके लिए याद करना है सिमेट्री वाली चीज. सो यू विल यूज द सिमेट्री. You know that the cos square theta वाला ग्राफ is symmetrical about 90 degrees. So I hope याद हो कुछ इस तरीके से था ग्राफ. तो आपको पता है 90 डिग्री पे सिमेट्रिकल है. अगर आपका एंगल 60 डिग्री आ रहा है और 60 टू 90 के बीच में क्या है? 30 डिग्री का गैप है. तो इसका मतलब है 90 से 30 डिग्री आगे जाओगे तो फिर 120 पे भी वही इंटेंसिटी आपको दोबारा से मिलेगी. So your actual angle that you're trying to work out is 120 degrees. It's not the 60 degrees. So basically हमें ये पता चल गया. अच्छा भाई देखो, हमारी जो एक्सिस होनी चाहिए थी वो ये वाली होनी चाहिए थी, यानी ये पूरा एंगल आपका फ्रॉम दी वर्टिकल शुड हैव बीन 120 डिग्रीज. यहां तक बच्चों आप सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? गुड. अच्छा, सो आवर एक्चुअल एंगल इज थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, राइट. बट हमें यह भी नहीं लिखना. क्यों? बिकॉज हमें निकालना है रोटेशन का एंगल क्या है. तो आपने 90 से कितना रोटेट किया तो आप 120 पे आ गए. सो यू विल फाइंड आउट यूजिंग 120 माइनस 90, दैट इज ए 30 डिग्री ऑफ रोटेशन. सो यू रोटेटेड अबाउट 30 डिग्रीज फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है. सो ये हो गया आपका सोल्यूशन फॉर 3 मार्क्स. एक्चुअली नाउ अगर आप एएस मैथ इस्तेमाल करोगे एंड सो ऑन सो फॉर्थ, उससे भी कर सकते हो. जिसको वो चीज आती है क्वाड्रेंट्स कैसे बनाते हैं, एएसटीसी, एंड you can get loads of angles in the range of 360 degrees, and then you will get multiple angles, multiple angle of rotation and so on and so forth. You can get loads and loads of those things, ठीक है. मैं क्या सिखा रहा हूँ, मेरा काम आपको वो वाली मैथ सिखाना नहीं है क्योंकि फिजिक्स की डोमेन में नहीं है, उसकी रिक्विजिट नहीं है, प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको सब आना चाहिए. प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट ये है, ये जो चीज थी this thing, ठीक है. तो ये मैंने आपको सिखा दिया, एंड दिस इज मच मोर इजियर देन वर्किंग दैट होल थिंग आउट एएसटीसी एंड फलाना ढिमका, वो हम नहीं कर रहे. अब माइक्रोवेव ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट,
and amplitude A naught meets another microwave of the same frequency and of intensity 1 upon 4 I naught traveling in the opposite direction. Both microwaves are vertically plane polarized and superpose where they meet. Explain without calculation why these two waves cannot form a stationary wave with zero amplitude at its nodes. Without calculation, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि अगर एक वेव इस तरह से आ रही है, दूसरी वेव इधर से आ रही है, एक का आई नॉट है, एक का 1/4 आई नॉट है, तो ये जब सुपरपोज करेंगी तो स्टेशनरी वेव क्यों नहीं फॉर्म करेंगी? Why is that never going to be possible? मतलब सॉरी, स्टेशनरी वेव क्यों नहीं, स्टेशनरी वेव नहीं, दे आर फॉर्मिंग अ स्टेशनरी वेव, लेकिन स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड जीरो नहीं है एट इट्स नोड्स, मतलब कंप्लीटली जीरो नहीं हो रहा है एम्पलीट्यूड कहीं पे भी। तो बात देखो समझ में भी आ रही है भाई, अगर एक की आई नॉट है और दूसरी की ए नॉट है, मतलब सॉरी एक की आई नॉट है और उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है और दूसरी की 1/4 आई नॉट है, यानी उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट तो नहीं होगा ना, उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट से कुछ कम होगा, राइट? सो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो भी रही होगी स्टेशनरी वेव्स में जहां पे नोड आ रहा होता है, तो वहां पे एक एम्पलीट्यूड में से जब दूसरा एम्पलीट्यूड निकालोगे तो जीरो नहीं आएगा, बिकॉज द एम्पलीट्यूड्स आर नॉट न्यूमेरिकली इक्वल। अगर आपको करना था तो आपको बिल्कुल जुड़वा बच्चे चाहिए, जब भी एक वेव को भेजते उसको रिफ्लेक्ट करवा देते ताकि वो इक्वल एम्पलीट्यूड आए, आपका स्टेशनरी वेव बने। इस केस में पॉसिबल नहीं है। एक वेव आई नॉट की है, एक दूसरी वेव जो है 1/4 आई नॉट की है। दिस वेव एंड दिस वेव डू नॉट हैव द सेम एम्पलीट्यूड्स, देयरफॉर एट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंप्लीट कैंसिलेशन आउट नहीं होगी, बिल्कुल जीरो एम्पलीट्यूड नहीं आएगा। सो देयरफॉर यू विल नॉट हैव एनी नोड्स विद जीरो एम्पलीट्यूड इन दिस वेव। ठीक है, तो लेट्स राइट दिस, द एम्पलीट्यूड of wave 2 is less than A naught. Therefore, at destructive interference, both waves will not cancel each other out and result in zero displacement. ठीक है, मेरा बच्चा आमना, नोड इज ऑलवेज जीरो डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेव्स आर ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। ठीक है, नोड का एक मैंने लिखवाया था पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या जीरो डिस्प्लेसमेंट, और एंटी नोड का लिखवाया था पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नोड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। हाँ, पूरी स्टेशनरी वेव में जब नोड बनेगा, ठीक है जी, तो ये जो नोड जिसमें बनेंगे भी ना, उनकी सबसे ज्यादा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगी पूरी वेव में, लेकिन वो जीरो नहीं होगी इन दिस केस। ठीक है जी, सो दे विल स्टिल बी कॉल्ड नोड्स बिकॉज दे विल हैव द मोस्ट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो पॉइंट्स हैं जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, हर वक्त हो रही है। So therefore, they will still be called nodes and they will have lesser displacement than all other points on the stationary wave at all times. Determine in terms of A naught the maximum amplitude of the waveform. तो उन्होंने बोला है पहली वाली I naught है, दूसरी वाली A naught है, फिर ये 1/4 I naught वाली जो है वो क्या कर रही है, सुपरपोज कर रही है, राइट? They're asking you in terms of A naught maximum amplitude निकाल दे of the waveform, यानी वो पूछ रहे हैं एंटी नोड पे आपको पता है ना, ये they're talking about the maximum amplitude. So they're basically telling you कि भाई एंटी नोड पे, और उस केस में जब आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है, आप तब हमें जो है वो क्या कर दें, ए नॉट निकाल दें जो वो वेव प्रोड्यूस करेगी, निकाल देते हैं, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, राइट? अच्छा, और 3 मार्क का सवाल है, वी माइट हैव टू डू अ बिट ऑफ अ लॉन्ग वर्किंग फॉर दिस वन। ठीक है, सो लेट्स सी। अच्छा, आई नो दी इंटेंसिटी एंड ए ऑफ दिस वेव, मुझे इंटेंसिटी की पता है लेकिन एम्पलीट्यूड नहीं पता। मुझे पता है कंस्ट्रक्टिव हो रही है, यानी अगर कंस्ट्रक्टिव हो रही है, अगर मैंने इसका एम्पलीट्यूड निकाल लिया तो मैं दोनों एम्पलीट्यूड्स को ऐड अप करके सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से आई कैन गिव दी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आराम से, राइट? तो मुझे इसका एम्पलीट्यूड ढूंढना है। हाउ डू यू थिंक आई कैन वर्क आउट इसका एम्पलीट्यूड? Yes. So what Hamad is saying is coming from the fact that intensity is directly proportional to amplitude square. So this is going to be I1 over A1 square will equals to I2 over A2 square.
राइट, एंड देन यू जस्ट स्टार्ट प्लगिंग इन। I1 क्या है, I0, दूसरा क्या है, ये हो गया A0, सॉरी I0 है, ओवर A0 स्क्वायर, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, I2 क्या है, I2 इज 1/4 I0, so this becomes 1/4 I0, and A0 क्या है, A2, we are trying to find out what this A2 is, so इसको A2 स्क्वायर ही बोल लें, ठीक है नी। एंड यस दानिया, दीज क्वेश्चन आर सेटिस्फाइंग बिकॉज इसमें अच्छी खासी चीजें बड़े प्यारे तरीके से कैंसल आउट हो जाती है। सो दिस विल बिकम A2 स्क्वायर अपॉन A0 स्क्वायर विल इक्वल्स टू 1/4, एंड देन यू कैन टेक द अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास बेसिकली क्या आ रहा है, उसमें दही काट हैं, this is going to come out to be that A2 over A0 equals to 1/2, and therefore A2 equals to 0.5 A0। अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। हमें पता है मैक्स एम्पलीट्यूड कैसे आएगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे दोनों के एम्पलीट्यूड्स इंडिविजुअली एड अप हो जाते हैं। तो 0.5 प्लस दूसरी वाली का क्या था, दूसरी वाली का A0 ही था, ठीक है। तो एक है 0.5 A0, दूसरी वाली है सिर्फ A0, तो 0.5 प्लस 1 becomes 1.5 A0, so the maximum amplitude is 1.5 A0। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई परेशानी किसी को भी? लास्ट स्टेप कैन एक्सप्लेन अगेन। यस दानिया, वी डिस्कस्ड एंटी नोड है ना, एंटी नोड है यानी इस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे क्या होता है, दोनों के एम्पलीट्यूड एड अप हो जाते हैं ना, दोनों वेव्स जो आ रही हैं उनके एम्पलीट्यूड एड अप हो जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दी रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स है। तो जो दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है एट दैट पॉइंट, एट द एंटी नोड पॉइंट, वो मैंने एड अप कर ली, मेरे पास 1.5 आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, अच्छा, सो वी आर नॉट डूइंग दिस वन राइट नाउ, ठीक है। व्हाई इज दैट, बिकॉज ये टाइम मिलेगा बहुत ज्यादा एंड वी डोंट हैव इनफ टाइम। वी आर गोइंग टू डू द रेडियो एक्टिविटी वाला सवाल और फिर हम बाकी कल करेंगे। A lepton is an example of a fundamental particle. State what is meant by fundamental particle. Fundamental particle का क्या मतलब है? I have not done this definition with you, लेकिन can you infer कि इसका क्या होगा? मैंने लफ्जों में बताइए, लेकिन ये they cannot be further broken down into anything smaller. Very good. So they cannot be broken down into further into something smaller. ठीक है? So very good, Amna and Dania. ठीक है जी? Although Dania, I would say कि right, this thing they cannot be further broken down into something smaller. ठीक है? Because once again you can get क्वार्क से भी कुछ चीजें छोटी में होती है, स्ट्रिंग थ्योरी एंड ऑल ऑफ दैट, तो मे भी हो सकता है कुछ दूसरे में, जस्ट राइट डाउन कुछ और छोटा नहीं है, ठीक है। अ लैम्डा पार्टिकल, दिस थिंग इज अ हाइड्रॉन। हाइड्रॉन क्या था, व्हाट वाज अ हाइड्रॉन, किसको याद है? हाइड्रॉन वाज समथिंग दैट वाज मेड अप ऑफ क्वार्क्स, ठीक है। और हाइड्रॉन की दो चीजें थी, दैट वाज अ बेरियन एंड अ मीजॉन, ठीक है। तो लुकिंग एट दिस इंफॉर्मेशन, ये हाइड्रॉन है एंड कंसिस्ट ऑफ एन अप क्वार्क, अ डाउन क्वार्क एंड अ स्ट्रेंज क्वार्क। तो हाइड्रॉन फैमिली में से ये बेरियन है या मीजॉन है? फर्दर हाइड्रॉन की दो ब्रांचेस थी, बेरियन और मीजॉन वाली, तो हम इसको बेरियन बोलेंगे या मीजॉन बोलेंगे? We will call this a baryon, क्योंकि baryon is the one that is made up of three quarks, which Danya said. So made up of three quarks. And just for revision, what is a meson? Meson is made up of two quarks. और two quarks कैसे होने चाहिए? What should the quarks be like? एक और फर्दर कंडीशन भी है, दो क्वार्क्स तो है लेकिन मजीद एक फर्दर चीज है कि वो क्वार्क्स ऐसे होने चाहिए। they should be they should be one should be antimatter, one should be matter, ठीक है। not down anti down, one should be matter, one should be antimatter, ठीक है। यानी एक क्वार्क होना चाहिए और एक एंटी क्वार्क होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मीजॉन में एक और चीज भी समझ लें कि मीजॉन जो बना हुआ होगा वो अगर एक अपक्वार्क से बना हुआ है तो एंटी अप नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। क्यों, आपको क्यों पता है? बिकॉज अनाइलेट कर देंगे दूसरे को। तो इसमें जो एंटी होता है वो कोई और स्पीशी का, इट हैज एंटी ऑफ सम अदर स्पीशी, वो वाला नहीं हो सकता जो मैटर है। मतलब अगर होंगे वो दोनों सेम होंगे, अगर एंटी एंटी और मैटर दोनों सेम रख दिया आपने,
तो अनाइलेट कर देंगे, मीजॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो उसमें एक जो क्वार्क होता है वो किसी और नस्ल का होता है, दूसरा जो एंटी मैटर वाला क्वार्क होता है वो किसी और नस्ल का होता है, ताकि अनाइलेशन ना हो, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम बहुत आगे निकल रहे हैं डिस्कशन से। ये बोल रहे हैं अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क से बना हुआ है, बोल रहे हैं चार्ज बता दो। अप क्वार्क का चार्ज क्या होता है? अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3। डाउन क्वार्क का चार्ज क्या होता है? -1/3। स्ट्रेंज क्वार्क का चार्ज -1/3। सो आर वी गेटिंग जीरो? यस, वी आर गेटिंग जीरो ई, ठीक है जी। अच्छा, देन this is unstable, it can decay into a neutron and a pion as shown by this equation, ठीक है। The pion particle consists of an up quark and an up एंटी क्वार्क। अच्छा, अब ये कुछ है, कुछ अली अजीब सुलेमानी चीज है, इसमें अप भी है और अप एंटी क्वार्क भी है, एंड समहाउ दे आर नॉट अनाइलेटिंग ईच अदर, ठीक है जी। तो दिस इज सम जो है वो कैन बी कंपेयर चार्जेस। कंपेयर चार्जेस से मतलब क्या मतलब? अच्छा, अभी जो पियोन है, पियोन जो है वो कोई अजीब सा मीजोन है जिसमें सम हाउ दी अप क्वार्क एंड दी अप एंटी क्वार्क आर आइसोलेटेड, एक दूसरे को अनाइलेट नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अलग अलग रखा। अच्छा, फिर आप लोग आंसर बता रहे हो, ठीक है। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन अप क्वार्क एंड देन अप एंटी क्वार्क। सो कंपेयर करना है, 2 पॉइंट लिखने हैं। अगर आप एक चार्ज के बारे में बता तो दूसरा मास के बारे में होगा। मास क्या होगा इन दोनों का? सो ऑलवेज लुक एट दी नंबर ऑफ मार्क्स। अगर आप एक चार्ज का पॉइंट लिख दोगे तो एक ही मार्क मिलेगा, तो दूसरा भी आपको जबरदस्ती डालना है। तो आई एम गोइंग टू से, और कंपेयर लिखा हुआ है, कॉन्ट्रास्ट नहीं लिखा हुआ। सो यू गोइंग टू राइट बोथ, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बोथ द मास of both quarks will be, yeah, is 1/3 mu. The charge of up quark is 2/3 e, or more specifically +2/3 e, while anti up is -2/3 e, ठीक है। सर, एंटी से सिर्फ चार्ज का क्या फर्क होता है, नॉट मास? यस, एग्जैक्टली, सिर्फ चार्ज का फर्क, मास का फर्क नहीं होता है। एक्सप्लेन व्हाई द न्यूट्रॉन इज क्लास्ड एज अ बेरियन एंड द पियोन पार्टिकल इज क्लास्ड एज अ मीजॉन। तो हमने ये अभी ऊपर ही सारी चीजें डिस्कस करी थी, बिकॉज न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स एंड मीजॉन इज मेड अप ऑफ 2 क्वार्क्स। सो न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। किसी को याद है न्यूट्रॉन के कौन से क्वार्क्स होते हैं? What quark structure is this? Yes, UDD and meson, sorry, and pion. या ये जो लिखा हुआ है pi0 is made up of 2 quarks, और स्पेसिफिकली वो कंडीशन भी पूरी है आपकी, स्पेसिफिकली या इज मेड अप ऑफ 1 quark एंड 1 एंटी क्वार्क, ठीक है जी। तो 2 क्वार्क्स, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क, वो मीजोन को डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? आज मेरे पास सारी बच्ची हैं सिर्फ इब्राहिम के अलावा। तो व्हाट वाज ओम्स लॉ? अगर हम एग्जैक्ट ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखने जाएंगे तो ओम्स लॉ की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो जो हमारे ने बोला दैट इज मोस्ट एक्यूरेट। सो बेसिकली ओम्स लॉ ये कहता है कि द वोल्टेज अक्रॉस, एक कह लो कि कंडक्टर या समथिंग, एक सेकेंड, the voltage across a conductor is directly proportional to the current through it, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्स नहीं है, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट गिवन दी। अब इसमें वैसे तो हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी डालते हैं, वो रेजिस्टेंस डालते हैं, राइट। बट इसमें जो है ओम्स लॉ ने बोला है टेम्परेचर, तो ओम भैया ने हमें टेम्परेचर बोला तो हम टेम्परेचर ही लिखेंगे। गिवन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट अप क्या है, यू कैन सी दैट यू हैव ए IV ग्राफ फॉर ए फिलामेंट लैम्प। ठीक है, IV ग्राफ आप लोगों को पता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑपरेशन में आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म गर्म होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज वाली एक्सिस की तरफ बेंड कर रही है। ठीक है जी, एग्जैक्ट बिल्कुल फिट बैठ रहा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेस विद पोटेंशियल डिफरेंस, स्टेट हाउ फिगर 5.1 shows this. So how do you think figure 5.1 is showing you that the resistance is increasing with increasing potential difference? What, how am I going to write this in words? ये कैसे मैं इसको प्रूव करूंगा कि रेजिस्टेंस वाकई में इंक्रीज कर रही है? We can take two values and compare at different points. So I think Dania is trying to tell us something like this. Yes, कि आप जो है वो यहाँ पे दो वैल्यूज ले लें, राइट, वोल्टेज और करंट की, और रेजिस्टेंस को रेशियो मेथड के थ्रू निकाल दें एंड देख ले रेजिस्टेंस इंक्रीज करी कि नहीं करी, राइट, एंड दैट इज द मेथड दैट विल बी डूइंग। ठीक है, एंड ओवर हियर भी हमें एक चीज लिखनी, सिर्फ शोज दिस लिखना, हमने कोई कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू से डोंट कमेंट ऑन द ग्रेडियंट आमना, क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो रेजिस्टेंस नहीं होती, इसमें रेशियो होता है। ठीक है, रिमेंबर दैट R इज V ओवर I, नॉट dV बाय DI। ठीक है, रेशियो होगा इसमें हमेशा। तो यू गोइंग टू से दैट द रेशियो V over I increases as potential difference increases। ठीक है, तो हम बस ये बोल रहे हैं कि भाई हमें ये नजर आ रहा है कि V over I का जो रेशियो है वो इंक्रीज कर रहा है एज पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं यार कैलकुलेशन के थ्रू शोर करके दिखाओ, तो आप क्या करते हैं, आप वही जो आप लोगों ने बोला, दो वैल्यूज पिकअप कर लें, रेजिस्टेंस रेशियो होता है, उन दोनों को डिवाइड कर दें, वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दें, वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दें, देख ले रेजिस्टेंस ज्यादा आ रही है कम आ रही है, एंड दैट वुड बी योर प्रूफ। ठीक है, ऑलवेज मेक श्योर रेशियो होता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। फिर पूछ रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टेंस वेरीज दिस वे, तो फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस बढ़ती क्यों है, व्हाई इज दैट सो? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओ उस पर तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रही है? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, सो अंडर ऑपरेशन, या बल्कि समझ सकते हैं एज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज, the power through the lamp increases and thus the temperature increases। ठीक है, वेरी गुड दानिया। ठीक है, और जो जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, ओके मूविंग ऑनवर्ड्स, फिर क्या है, figure 5.2 shows a circuit with a battery of electromotive force 12 volt connected to a linear potentiometer AB and two identical filament lamps P and Q। तो पहले जो पोटेंशियोमीटर हुआ तो पूरी यूनिफॉर्म निक्रोम वायर थी, उन्होंने उसको कह लो एक तरीके से एक छोटी सी हाउसिंग में करके ए और बी उसके पॉइंट बना दिए। ठीक है, सर्किट कुछ ऐसा बना हुआ है आपके पास, सही है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि टू आइडेंटिकल फिलामेंट लैंप्स है P एंड Q। ठीक है, यानी इसकी रेजिस्टेंस होगी वो उसकी भी रेजिस्टेंस होगी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ अदर थिंग्स एज वेल। द बैटरी हैज नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द लैंप्स ईच हैव द सेम IV कैरेक्टरिस्टिक शोन इन फिगर 5.1। यानी ये जो ग्राफ होगा ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या बोली जा रही है, व्हेन द स्लाइडर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज एट इट्स मिड पॉइंट एज शोन इन फिगर 5.2 द करंट आई इन द बैटरी इज 1.78 एम्पियर्स। तो बोल रहे हैं जब स्लाइडर यहां पे है तो बैटरी में जो करंट है वो 1.78 एम्पियर्स है। सो दे आर आस्किंग यू डिटरमिन द करंट इन लैम्प P। कैन यू डिटरमिन द करंट इन लैम्प P somehow? कैसे करेंगे हम ये, हाउ डू आई गो अबाउट दिस, मैं कैसे इसमें जो हूं वो वर्कआउट करूं उसको? 0.89 एम्पेयर्स, नोप दानिया, दैट्स रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। कैसे करेंगे भाई इसको? ठीक है, हाउ अबाउट आई कॉपी दिस डायग्राम and maybe you might want to be looking at the IV graph। maybe you might want to be looking at the IV graph।
तो सर्किट कुछ ऐसा है, ठीक है। 1.78 एम्पर्स फ्लोइंग जब ए बी के बिल्कुल बीच में आप, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन, कैसे निकालेंगे भाई ये? 12 वोल्ट पे वैल्यू देखें, 12 वोल्ट पे वैल्यू आ रही है मेरा बच्चा, एम 2 एम्पेयर आ रहा है। तो क्या लिखना क्या है हमें? हमें करंट लिखना है इन द फिलामेंट लैम्प। 2 एम्पेयर लिख दूं? 2 एम्पेयर सेंस बनाएगा क्या? 1.78 एम्पेयर जो बैटरी दे रही है वो उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना? क्या करेंगे इसमें, क्या ख्याल है सबका? क्या करना क्या चाहिए हमको? ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक द प्रॉब्लम अ बिट मोर सिंपल फॉर यू गाइस, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस फ्रॉम ओवर हियर, थोड़ा सा वापस उसी पेज पे चलते हैं। एंड यस, द करंट विल स्प्लिट, ऑब्वियसली दो ब्रांचेस में करंट स्प्लिट करेगा। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा डिफरेंटली बनाना चाहता हूं, ठीक है, जस्ट टू मेक समथिंग क्लियर टू यू गाइस। सो ये एक बैटरी आपकी, ठीक है, you guys know that is 12 volts. अच्छा, now let me just draw the diagram and then I'm going to ask certain questions with you, to you, or just tell me yes or no, ठीक है, based on those questions, ठीक है। क्या मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ सर्किट को? मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ क्या सर्किट को? मैंने ए बी जो फुल रेजिस्टेंस थी उसको बीच में से आधा करके मैंने दो रेजिस्टेंसेस बना दिए। मालूम ये हो रहा है कि इतना पार्ट जो है वो पैरेलल में है विद दिस लैम्प, और इतना पार्ट जो है वो पैरेलल में है विद दिस लैम्प। तो ये लैम्प पी है, ये लैम्प क्यू। क्या सबको ये समझ में आ रहा है कि मैंने ये सेक्शन आउट किस तरह किया ये सर्किट को? मैंने ए बी की जो रेजिस्टेंस थी बीच में है ना, मिड पॉइंट में लगा हुआ है, सो आई हैव जस्ट सेक्शनड इट आउट फ्रॉम द मिडिल एंड आई हैव मेड इट इनटू टू सेपरेट थिंग्स। अच्छा, अब दूसरी बात जो समझनी है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट पे है, कैन आई से कि इसकी रेजिस्टेंस आर होगी और इसकी रेजिस्टेंस भी आर होगी? ऐसा कह सकता हूं? उसमें कोई गलत बात तो नहीं है? एंड देन अगर मैं इसको अभी फिलहाल के लिए जस्ट फॉर डिफरेंशिएटिंग मैं इन दोनों को कह रहा हूं आर वन, दोनों सेम है, आर वन है, ठीक है, आधी हुई है टोटल रेजिस्टेंस की। एंड कैन आई से ये आर टू है तो ये भी आर टू होगा? ऐसा कह सकता हूं मैं? कैन आई से समथिंग लाइक दिस? देखो, बेसिकली दोनों आइडेंटिकल लैंप्स हैं, ठीक है। एंड इफ यू सी वेरी क्लियरली, अगर आप देखना चाहोगे तो यू सी दैट जो पैरेलल जो ये चीजें लगी हुई हैं, दिस थिंग हैज द सेम रेजिस्टेंस एज दिस थिंग, दिस थिंग हैज द सेम रेजिस्टेंस एज दिस थिंग। तो अगर आपका 1.78 एम्पेयर्स यहां से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये देखो दोनों सेम रेजिस्टेंस है, बोथ आर द सेम रेजिस्टेंस। सो कैन आई से के 12 वोल्ट का आधा यानी 6 वोल्ट इधर आएगा एंड 6 वोल्ट इधर आएगा? क्या मैं ये कह सकता हूं? बिकॉज दोनों सेम रेजिस्टेंस है ना, तो सेम रेजिस्टेंस क्या करती है? सेम रेजिस्टेंस क्या करती हैं? दे ब्रेक द वोल्टेज इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो ये देख लो, इफ आई से दिस इज आर, इस पूरी साइड की रेजिस्टेंस मैं कह देता हूं आर है, और मैं ये कह देता हूं कि इस पूरी साइड की रेजिस्टेंस जो है वो भी आर है, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई, टोटल रेजिस्टेंस हो गई 2R, ठीक है। एंड देन योर करंट इज गोइंग टू बी V ओवर 2R, ठीक है ना। अगर आपको इसका वोल्टेज ढूंढना है कि वो क्या आ रहा है, तो करंट टाइम रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी। इसकी रेजिस्टेंस क्या है? आर है, सो V ओवर 2R इनटू R विल इक्वल्स टू V ओवर 2, ठीक है। व्हेनेवर यू हैव द सेम रेजिस्टेंसेस इन सीरीज विद अ बैटरी, वोल्टेज जो है वो आधा आधा होके दोनों चीजों पे एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये 12 वोल्ट का बेसिकली 6 वोल्ट इस पार्ट पे आ रहा है और 6 वोल्ट इस वाले पार्ट पे आ रहा है। So this is what is happening over here. You've got 6 volts across this circuit and 6 volts across this circuit. ये समझ में आया सबको? Does everyone get this? ये अभी भी कोई confusion है? So now I can do easily 6 वोल्ट जो है अब मैं देख लूंगा ग्राफ में, क्योंकि मुझे पता है 6 वोल्ट इस फिलामेंट लैम्प के अक्रॉस है। So now we're just going to go and see 6 volts. So 6 volts is giving me a value of 1.55 एम्पियर्स, ठीक है। सो ये आ गई हमारी 1.55 एम्पियर्स की वैल्यू।
ठीक है, 1 मार्क का है। आई डोंट नो इसमें वर्किंग क्या शो करनी है, मैंने यहाँ पे डायग्राम में 7 ऊपर कर दिया। सो ये जब एग्जामिनर देख रहा होगा, या चाहो तो इसमें यहाँ पे बना देना। ठीक है, मैं ऊपर ही रहने दूंगा क्योंकि इतनी जगह नहीं है वहां पे ठूसने की डायग्राम की। आई एम जस्ट लिविंग इट। सो एक ही मार्क का मैंने 1.55 एम्पर्स देख लिया, लिख दिया है, बाकी वो देख भी लेगा कि आपने ग्राफ में से रीड ऑफ किया। ठीक है, सो इट्स नो प्रॉब्लम, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे इधर। देन द टोटल पावर डिसिपेटेड इन लैंप्स P एंड Q। तो अब हमें निकालना है लैंप्स P एंड Q में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है। नाउ देयर इज ऑब्वियसली टू वेज टू डूइंग दिस। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि लैंप पी में करंट क्या है, आपको ये पता चल गया लैंप पी में वोल्टेज क्या है। तो आप या तो IV IV करके दोनों के निकाल लो, या आप ये कर लो कि आप रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर I2R कर लो, और या फिर V2/R कर लो, जैसे करना चाहो। मैं रेजिस्टेंस निकालना नहीं निकाल रहा, एक स्टेप फालतू का आगे बढ़ जाएगा, मैं सीधा करंट उठाऊंगा, सीधा वोल्टेज उठाऊंगा, मैं पावर निकाल दूंगा। ठीक है, सो बेसिकली पावर ऑफ वन फिलामेंट लैंप, जो एक पावर डिमांड कर रहा है एक फिलामेंट लैंप, वो हो गया करंट 1.55 एम्पर्स इनटू द वोल्टेज विच इज 6 वोल्ट्स। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, so this is coming out to be a 9.3 watts। ठीक है, एंड देन यू ऑल नो कि हमने अभी सिर्फ P का निकाला है, और हमें पता है Q की भी वही कहानी है, तो बस इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, या वही चीज उसमें दोबारा से एड अप कर दें। सो दिस विल बी power equals to total power will equals to 2 into 9.3 which becomes 18.6। ठीक है, and to round off to the correct value you will see 3 significant ये है आपके पास, यू हैव गॉट अ 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू ओवर हियर। आपको करंट ये दिया हुआ था 3 सिग्निफिकेंट। ग्राफ में से देख लेते हैं हमने क्या क्या रीड ऑफ किया है हमें। अच्छा, नाउ हियर इज द प्रॉब्लम, हियर इज द प्रॉब्लम। यू कैन रीड 6.2 6.4 6.6 6 sorry 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.1 so on. The problem is from this axis you can only read a 2 significant value, and from this axis you can read of 3 significant value। मसला क्या है, हमने ये 6 इस्तेमाल किया है, सो हम राउंड ऑफ करेंगे टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो यस दानिया यू आर करेक्ट, 18.6 को आप राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे, आप इसको 19 वॉट्स ही लिखेंगे। ठीक है, yes you will always take the least SF हमेशा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन क्वेश्चन, ऑब्वियसली यही तो पढ़ा है हमने, हम हमेशा स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। हमें यहाँ पे 3 3 दिए हैं, लेकिन क्योंकि वोल्टेज 2 था तो वो लिमिट कर देता है, आप उससे ज्यादा सिग्निफिकेंस दे ही नहीं सकते। अगर आप 3 लिखोगे तो वो गलत है। ठीक है, बिकॉज आपकी एक्सपेरिमेंटली जो आपकी प्रॉब्लम थी, आपने जो एक्सपेरिमेंट करी है उसमें एक वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट थी, तो आपका आंसर 2 सिग्निफिकेंट से ज्यादा आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए अच्छी से अच्छी एक्सपेरिमेंट करने के लिए यू हैव टू गेट फर्दर एंड फर्दर मोर प्रिसाइज। ठीक है, यस, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर बिटवीन इट्स एंड्स ए एंड बी। तो अब हमें ये रेजिस्टेंस निकालनी है पोटेंशियोमीटर की बिटवीन इट्स एंड्स ए एंड बी। अच्छा, पी में करंट क्या है, पी में करंट है 1.55 एम्पर्स। सो देयर इज 1.55 एम्पर्स फ्लोइंग ओवर हियर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हमें यह नजर आ रहा है कि यहां से भी जो है वो 1.55 एम्पर्स ही जा रहा होता है इवेंचुअली। ठीक है, अच्छा, the resistance of the potentiometer between its ends A and B। ठीक है, so if 1.55 is going into over here, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऊपर वाली ब्रांच में कितना जा रहा है। so 1.78 में से अगर 1.55 इधर जा रहा है तो 1.78 minus 1.55 that shall be 0.23 amperes over here। ठीक है जी, अच्छा, इसको हम पहले तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं। let me just current in AB shall be 1.78 minus 1.55 which you guys are telling is to be 0.23 amperes। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं करने के। अब आपको करंट पता चल गया, आपको वोल्टेज पता है, तो आप वोल्टेज डिवाइड बाय करंट करेंगे, रेजिस्टेंस पता चलेगी R1 की, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहीं पे डायरेक्ट 12 वोल्ट्स ले लें, इसके अक्रॉस, पूरे का अक्रॉस 12 वोल्ट है ना, आपको नजर आ रहा है पूरे के क्रॉस 12 वोल्ट है, आप एक करंट इस्तेमाल करके एक ही दफा में भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट वन स्टेप वर्किंग एज वेल, लेकिन हमने क्योंकि ब्रेक डाउन कर लिया ड्राइंग, तो मैं इसको इसी तरह से समझा रहा हूँ। तो 6 वोल्ट्स अक्रॉस R1 एंड 0.23 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन R1। सो लेट्स से V equals to IR, 6 volts across R1, current in R1 is 0.23 and then R। so resistance क्या आ रही है इसकी, resistance is working out to be 52 ohms, नहीं 52, ये तो आपने ट्वाइस करके बताया ना मुझे, 26। ठीक है, तो ये आ रही है R1 की, आ रही है हमारे पास 26 ohms
एंड देन आपको पता है कि R1 नहीं है, सिर्फ R2 भी है, ठीक है, मतलब ये वाली रेजिस्टेंस के 2 टाइम्स R1 है, राइट, इट्स 2 टाइम्स R1, सो बस 2 दफा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ए बी की रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए. सो बेसिकली इट शैल बी ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी ऐसे कर लेते हैं, will equals to 2 times 26 and that shall be 52 ohms. ठीक है जी. So this is this. कोई प्रॉब्लम्स यहां तक किसी को भी कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई हो? We have a potentiometer, we can split it like this. No मेरा बच्चा, not every time. ये स्पेशल क्वेश्चन है बिकॉज मिड पॉइंट में था ना, तो मिड पॉइंट में आई कैन स्प्लिट इट लाइक दिस, आर एंड आर इक्वल, मैं उसमें आराम से मिड पॉइंट में स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है. अगर वो बोलते दानिया क्वार्टर पे है, अगर वो बोलते क्वार्टर पे है, तो यानी इसका मतलब था ये क्वार्टर रेजिस्टेंस होती, ये 3/4 रेजिस्टेंस होती पोटेंशियोमीटर की, राइट. अगर वो बोलते नहीं यहाँ पे है 3/4 पे है, तो फिर ये क्वार्टर हो जाता, वो 3/4 हो जाती, राइट. बट क्वेश्चन की टाइप ही ऐसी थी, एक डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है जिसमें उन्होंने मिड पॉइंट पे रख के आपको ये फिर कैलकुलेशन करवाइए फर्दर, ठीक है. ओके, फिर आ जाओ लास्ट 2 पार्ट्स पे. द स्लाइडर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इन सी इज मूव्ड टू एंड ए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लैंप्स पी एंड क्यू, ठीक है. तो मैं एक काम कर रहा हूं, आई वांट टू पिक अप दिस ड्राइंग, ठीक है, एंड देन वी शैल टॉक फर्दर ऑन दिस, ठीक है, क्योंकि ऐसी नहीं समझ में आएगा, मुझे ड्राइंग की जरूरत. इफ यू वांट टू मेक अ कमेंट इन दिस ऑन दिस, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हो क्या रहा है, ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हो क्या रहा है. हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एंड ए पे आप पॉइंटर मूव कर रहे हो. सो लेट्स, हाउ अबाउट वी लेट्स रीड्रॉ दिस सर्किट, ठीक है. हमने पहली वाली तो उसकी दिखा दी थी, मिड पॉइंट पे ये वाली डायग्राम थी, ठीक है. वी सॉल्व दिस होल डायग्राम, ये मिड पॉइंट पे थी, ठीक है. अब एक काम करते हैं, लेट्स टेक इट ऑल द वे टू ए एंड रीड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है. Q should be brighter, you are correct, Q shall be brighter, लेकिन और चीजें भी हमें देखने, P पे भी कमेंट करना है, so let's जल्दी से do this, ठीक है. So ये है, then it's going to be something like this. ठीक है. अंडरस्टैंड मैंने ड्राइंग कैसे बनाई है. उन्होंने बोला भाई हमने पॉइंटर कहां पे कर दिया, हमने पॉइंटर ए पे जोड़ दिया है, ठीक है. वी जॉइंड द पॉइंटर एट ए, यानी पी के अक्रॉस क्या आ गया, पी के अक्रॉस एक तार है पैरेलल में, पी के अक्रॉस जो चीज पैरेलल में है वो सिर्फ एक तार है, तो पी के अक्रॉस ये पैरेलल में तार बना दी, ये पी है. और फिर आपको नजर आ रहा है कि क्यू के अक्रॉस वो पूरी रेजिस्टेंस आ जाएगी ए बी की. यू कैन सी दैट कि पूरे क्यू के अक्रॉस क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी ए बी की, ठीक है. सो दिस इज द डायग्राम दैट इज नाउ गोइंग टू फॉर्म, दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, ठीक है. तो कैन यू टेल मी द ब्राइटनेस ऑफ पी, क्या फर्क पड़ेगा पी की ब्राइटनेस पे और क्यू की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा. टेल मी अबाउट लैम्प पी. लैम्प पी बता दिया तो फिर लैम्प क्यू बिल्कुल क्लियर होगा कि उसमें क्या हो रहा है. P gets less bright as resistance decreases. P will have no hindrance to current. मुझतबा नहीं है आज यहाँ पे, है ना, वरना मुझतबा बताते. P में PD डिक्रीजेस टू 0, ऐसा क्यों है हम्माद, P में पोटेंशियल डिफरेंस 0 क्यों हो रहा है. Why is that happening? P में पोटेंशियल डिफरेंस 0 क्यों हो गया. कुछ चीज मैंने सिखाई थी इस तरीके के, something that starts with SH, a concept that starts with SH. थोड़ा सोचो, we discussed about this. देखो P के अक्रॉस एक तार लग गई है, P को क्या कर दिया हमने, we've done something to P. याद करो मैंने बताया था अपनी लाइव सॉकेट में जाके एक तार सॉकेट में यूं डाल दो, दोनों एंड पे मिला दो, तो कुछ एक काम होता है, इट विल फॉर्म अ लूप. घरों में आग लगती है इस वजह से, शॉर्ट, ठीक है. पी को अगर देखोगे, पी आपने शॉर्ट कर दिया, यू हैव शॉर्टेड पी. पी अब करंट जो है वो पी में से नहीं जाएगा, ठीक है. वो क्यों जाएगा पी में से, बिकॉज ऊपर उसको जीरो रेजिस्टेंस का पाथवे मिल रहा है,
सो सिंस इट इज गेटिंग अ जीरो डिस्टेंस का पाथवे, पूरा का पूरा जो करंट आएगा वो पूरा का पूरा करंट इधर से गुजर जाएगा, नीचे से जाएगा ही नहीं, बिकॉज उसको एक रेजिस्टेंस जीरो का पाथवे मिल गया है, राइट? इट हैज गॉटन अ पाथवे ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, वो पी में से कभी नहीं जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं है जाने की, राइट? सो अ पाथवे ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, बेसिकली पी को क्या हो गया, पी को आपने शॉर्ट कर दिया है, यानी यहां पे जो करंट जा रहा है वो है जीरो, यहां पे करंट जो है वो जो पी में जो करंट जा रहा है वो है जीरो, पी हैज कंप्लीटली बिन शॉर्टेड आउट, उसको आपने एक तार लगा के शॉर्ट आउट कर दिया, एक डिफरेंट पाथवे दे दिया करंट को फ्लो करने के लिए। तो पी में अब कोई करंट नहीं जाएगा, सो पी विल गो आउट, पी विल गो आउट एज इट हैज बिन शॉर्टेड, राइट? एंड Q के बारे में आप लोगों ने जो बोला था कि Q विल गेट ब्राइटर, यू गाइज आर करेक्ट, एंड द रीजन यू आर गोइंग टू राइट इज, अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी थी और इस पॉइंट के अक्रॉस आपका कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है, यू गेटिंग 0 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि पूरा का पूरा इस पार्ट के अक्रॉस आपको 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। पहले क्या था Q के क्रॉस, पहले Q के क्रॉस 6 वोल्ट थे, अब पूरे के पूरे 12 वोल्ट होंगे आपके Q के अक्रॉस, ठीक है? So we're going to write that Q will get brighter as it now will have 12 volts across it, right?